देखो क्वेश्चन नंबर 46 को समझते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मैनी रूल्स डज डॉक्टर EF कोड प्रोवाइड विच क्वालिफाई ए डेटाबेस एज ए RDBMS। तो आपको पता होगा कि जो रिलेशनल मॉडल है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल हम बात करते हैं, तो ये रिलेशनल मॉडल किसने बनाया था? ये रिलेशनल मॉडल डॉक्टर EF कोड ने बनाया था। ठीक है, पहले जो है सबसे पहला जो डेटाबेस का मॉडल था वो हायरार्किकल मॉडल था। उसके बाद नेटवर्क मॉडल आया, हमारे पास PR मॉडल आए, और जो अब आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं जिसमें टेबल, रो, कॉलम ये सब चीजें होती है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स या रिलेशन बोल देते हैं हम टेबल को, कॉलम होते हैं उनको एट्रीब्यूट्स बोल देते हैं। ठीक है, और टपल्स जो होती हैं वो हमारे पास रोज होती है। तो ये जो रिलेशनल मॉडल का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? EF कोड ने। इन्होंने कहा कि डेटा को जो है टेबल की फॉर्म में स्टोर करना है। तो इन्होंने EF कोड ने ये कहां पे काम करते थे? IBM में काम करते थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, बेसिकली ये डेटाबेस से रिलेटेड ही काम करते थे, वहां पे देखते थे। तो IBM में रहते हुए इन्होंने कुछ डेटाबेस के रूल भी बनाए कि RDBMS का कॉन्सेप्ट दिया, रिलेशनल मॉडल दिया इन्होंने, और रिलेशनल मॉडल के बेस पे कहा गया कि एक डेटाबेस जो होता है हमारे पास, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी एक दूसरी कैटेगरी भी है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होगा वो कौन सा होगा, उसके लिए उन्होंने कुछ रूल बनाए कि ऐसा डेटाबेस, ऐसा DBMS जो ये रूल फॉलो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? RDBMS बोलेंगे। ठीक है, इन्होंने जो रूल बनाए वो बेसिकली 13 रूल्स बनाए। ठीक है, कितने रूल बनाए थे? 13 रूल्स, जिनको इन्होंने डिनोट करा रूल नंबर 0 से, रूल 0 से लेके रूल नंबर 12 तक। ठीक है, तो 13 रूल थे, रूल नंबर 0 से रूल नंबर 12 तक। लेकिन हम जब इनको बात करते हैं कि EF कोड के कितने रूल हैं, तो हम कहते हैं EF कोड के 12 रूल ऑफ RDBMS है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में अगर देखें तो वो रूल कितने हैं? 13 रूल्स है। तो एक रूल नंबर 0 भी है जो सेशनल रूल है, वो कॉमन भी होता है। तो वैसे 0 से लेके 12 तक होते हैं, लास्ट वाले रूल का नाम है 12 नंबर रूल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो 12 लगाएंगे या 13 लगाएंगे? क्या है आंसर? EF कोड के जो RDBMS के लिए रूल है वो कितने होंगे? देखो, रूल का कॉन्सेप्ट कहा जाता है 12 रूल ऑफ RDBMS, तो हमें 12 ही लगाने। रूल की नंबरिंग वैसे अगर देखी जाए वो हमारे पास 13 बैठेगी। ठीक है, लेकिन उनको बोला जाता है 12 रूल। देखो, रूल नंबर 0 जो है बेटा, इसको बोलते हैं हम फाउंडेशन रूल। ठीक है, RDBMS का कौन सा रूल है? फाउंडेशन रूल। फाउंडेशन रूल हमें ये बता रहा कि क्या चीज नेसेसरी है किसी RDBMS के लिए, कि हमें डेटा किस फॉर्म में रखना? डेटा हमें टेबल की फॉर्म में रखना। पहला फाउंडेशन ये है कि डेटा हमारे पास टेबल की फॉर्म में होगा। उसके बाद हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी वो इंफॉर्मेशन किस तरीके से होगी? इंफॉर्मेशन बताई जाती है रो और कॉलम के बेस पे। तो जो हमारे पास यहाँ पे टेबल होगी उस टेबल को हम बोलेंगे रिलेशन, जो हमारे पास रो होगी रो को बोलेंगे हम यहाँ पर टपल, और जो हमारे पास कॉलम बनेगा टेबल का उस कॉलम को बोलते हैं हम एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन रूल यही कहता है कि जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो किस तरीके से यहाँ पे निकलेगी। टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन या डेटा हम स्टोर करेंगे वो टपल की फॉर्म में होगी, और टपल किसका कलेक्शन होगा? टपल कलेक्शन होगा हमारे पास एट्रीब्यूट का। एक रूल बताता है गारंटीड एक्सेस रूल। गारंटीड एक्सेस रूल क्या है? कोई भी टेबल जो हमारे पास बनेगी वो इस तरीके से होनी चाहिए कि उस टेबल में एक प्राइमरी की हो, उस प्राइमरी की से हम किसी भी कॉलम को एक्सेस कर सके। ठीक है, कोई भी कॉलम हमारे पास एक्सेस हो सके, एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे किसी भी चीज को, जिससे हम डेटा सर्च कर सके। फिर है सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज का मतलब क्या है कि कुछ वैल्यूज जो है किसी एट्रीब्यूट की कुछ वैल्यू नल भी हो सकती है, प्राइमरी की को छोड़कर बाकी कॉलम के अंदर नल
नल वैल्यू भी हो सकती है। तो नल वैल्यू को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, अगर कोई मिसिंग वैल्यू है हमारे पास तो उसकी जगह नल आएगा, और नल वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इज नल या इज नॉट नल का हम यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, फिर है एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग। यहाँ पे कैटलॉग का मतलब है एक तरह से डेटा डिक्शनरी से है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस में, वो जो है हमारे पास एक डेटा डिक्शनरी की फॉर्म में हो जाए, उसका कैटलॉग। जैसे अभी हमने करा था डेटा कैटलॉग होता है, मेटा डेटा होता है, तो ऐसे डेटा डिक्शनरी होती है हमारे पास। तो उसी को बोला है एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग, यानी उस डेटाबेस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो उसके लिए डायरेक्टरी बनी होनी चाहिए, इंडेक्सिंग होगी जहां से हम निकाल सकते हैं। फिर कहा इसमें 5वें रूल में कि पावरफुल एंड वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। जो भी आरडीबीएमएस आप यूज कर रहे हैं उस आरडीबीएमएस की एक पावरफुल और वेल स्ट्रक्चर्ड हमारे पास क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज। जैसे हम आरडीबीएमएस में नॉर्मली कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो जो भी उसमें हमें टास्क परफॉर्म करने होते हैं वो सारे टास्क उसमें सपोर्ट हो जाए। फिर है व्यू अपडेशन रूल। व्यू अपडेशन रूल क्या है हमारे पास, ये बताता है कि अगर हमारे पास व्यू बनाते हैं ना, जैसे टेबल बनाते हैं ऐसे ही व्यू बनती है, ऐसे ही इंडेक्स बनती है, डेटाबेस बनते हैं, तो क्रिएट व्यू से हमारे पास बनते हैं। तो व्यू में अगर कोई चीज अपडेट करे तो वो हमारे पास किस तरह से अफेक्ट करेगी ओरिजिनल टेबल में, तो उसके लिए रूल बनाया गया। फिर है रिलेशनल लेवल ऑपरेशन। रिलेशनल लेवल ऑपरेशन में क्या आते हैं, इंसर्ट करना हमें टेबल में, ठीक है, अपडेट करना हमें टेबल में, या डिलीट करना हमें टेबल में कोई डेटा, ये कहलाते हैं हमारे पास रिलेशनल लेवल ऑपरेशंस। मतलब जो हम कमांड इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये हम कमांड करते हैं। ठीक है, तो ये कमांड कौन सी कमांड है, एसक्यूएल में अगर हम देखें कौन सी सब लैंग्वेज के अंदर आती है इंसर्ट, ठीक है, डीएमएल की कमांड है सारी। तो रिलेशनल लेवल ऑपरेशन डीएमएल कमांड होगी। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो दो तरह के डेटा इंडिपेंडेंस की बात करी गई, एक फिजिकल और एक लॉजिकल। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि ये किसी जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं आरडीबीएमएस में, किसी भी फिजिकल आइडेंटिटी पे वो नहीं होना चाहिए, मतलब डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही लॉजिकल में किसी लॉजिकल पे नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया आप यूज करते हैं कि माई एसक्यूएल आप यूज कर रहे हैं, तो कोई जरूरी थोड़ी सारे माई एसक्यूएल ही करेंगे सब, कोई ओरेकल भी कर सकता है, कोई एसक्यूएल सर्वर भी कर सकता है, कोई पीएचपी माई एडमिन भी कर सकता है, अलग अलग बहुत सारे आरडीबीएमएस बने हुए। तो ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे ही काम करेगा कि वो सॉफ्टवेयर होगा तभी होगा, या इस तरह का हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंसी, या हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बोल देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि ना तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंट, यानी आपने कोई डेटाबेस बनाया किसी मेमोरी में आपके सिस्टम में स्टोर हो गया, जैसे मैंने मान लिया अपने सिस्टम में बनाया, अब मैंने उसका बैकअप लिया तो मैं किसी दूसरे सिस्टम पे चलाना चाहूँ, वो किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है। मान लिया मेरे पास विंडोज है, किसी के पास मैकबुक है, उसमें वो डेटाबेस लेके जाना है हमें, तो वो चला जाना चाहिए, फिजिकली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और ऐसे ये है कि आपके पास जो आप डेटाबेस बनाओगे रिलेशनल डेटाबेस, वो किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या लॉजिक पे, लॉजिकल स्ट्रक्चर पे भी नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि माई एसक्यूएल में ही चलेंगे, ठीक है, कोई सा भी डीबीएमएस हो सकता है, आरडीबीएमएस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, फिर है इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी जो है हमारे पास कंस्टेंट आपको बताए थे, जैसे हमारे पास एंटिटी इंटीग्रिटी होता है, हमारे पास जो है एक इंटीग्रिटी होता है फॉरेन की के लिए हम यूज करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट यूज करते हैं। तो इंटीग्रिटी कंस्टेंट जो होते हैं उनसे रिलेटेड बताया गया है कि जैसे फॉरेन की वगैरह आप बना रहे तो उनसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस, मतलब आप डेटाबेस को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं या अलग अलग लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ऐसे अभी आपको एग्जांपल, जैसे जब हम डेटा वेयर हाउस के बारे में पढ़ते हैं, इसमें वहां पे आपको पता चलता है कि डेटा वेयर हाउस जो है सेंट्रलाइज एक्सेस कर सकता है डेटा का, मतलब सोर्स ऑफ डेटा डिफरेंट हो सकता है और उसको हम कंबाइन करके एक जगह लेके आ सकते हैं। फिर एक है हमारे पास नॉन सब डिवीजन रूल कि 0 से 12, तो इनको बोलते हैं फंडामेंटल, ये बता रहा बस हमारे पास
इस तरह से होनी चाहिए बस, जो हम यूज करते हैं। चलो अब हम करते हैं, ये तो है बेसिकली, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ये आया था कि ये ईएफ कोड के कितने रूल हैं, तो हमें क्या बताना है, ईएफ कोड के 12 रूल है। कब बनाए गए थे, कहाँ बनाए गए थे, तो आईबीएम में बनाए थे ईएफ कोड ने। ईएफ कोड जो है आईबीएम में डेटा बेस पे जो है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूरा आ रहा है क्वेश्चन, नहीं आ रहा पूरा क्वेश्चन, कट रहा है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीगेट फंक्शन इन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बताओ एग्रीगेट फंक्शन कौन सा है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का। काउंट। कितने एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, 5। ठीक है, हम यूज करते हैं, ऐसा नहीं है लेकिन कि 5 ही हो, हमारे सिलेबस में बेसिकली 5 ही पढ़ाई जा रहे हैं, तो हम 5 के बेसिस पे कर लेते हैं। हम बेसिकली यूज करते हैं, एक होता है हमारे पास सम, दूसरा है हमारे पास मैक्स, मिन, काउंट और एवरेज। तो एवरेज के लिए क्या लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं या एवीजी लिखते हैं, एवीजी या एवरेज। तो जब हम वो यूज करते हैं बेसिकली, वो एमएस एक्सेल यूज करते हैं, वहां पे एवरेज लिखा जाता है पूरा, यहाँ पे हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो हमारे पास जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं उनमें से आप देखेंगे ये काउंट वाला यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। यूनियन हमारे पास किस तरह का होता है, ये एक ऑपरेटर होता है, फंक्शन नहीं होता। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, अगर मैं ऐसे कर दूं इसको कि भाई आप बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीगेट ऑपरेटर, फंक्शन की जगह क्या लिख दिया मैंने, ऑपरेटर लिख दिया। तो ऑपरेटर लिख दिया तो यहाँ पे ये फंक्शन वाले साइन हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो अब भी आपको आंसर काउंट ही लगाना है, वैसे काउंट हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन होता है, ठीक है, उसमें ये आता है। लेकिन ऑपरेटर अगर आ गया तो ऑपरेटर ये यूनियन माइनस इंटरसेक्शन, ये क्या होते हैं हमारे पास, ऑपरेटर होते हैं। ये किस चीज के ऑपरेटर है, रिलेशनल अलजेब्रा के। रिलेशनल अलजेब्रा जो होती है उसके अंदर हमारे पास 2 तरह के ऑपरेटर होते हैं। एक होते हैं हमारे पास बेसिक ऑपरेटर होते हैं जो, ठीक है, फंडामेंटल ऑपरेटर बोल देते हैं हम उनको, फंडामेंटल्स ऑपरेटर या बेसिक ऑपरेटर। और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, ड्राइव्ड या एक्सटेंडेड ऑपरेटर, एक्सटेंडेड ऑपरेटर। तो 2 तरह के रिलेशनल अलजेब्रा में ऑपरेटर होते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा किस तरह की लैंग्वेज है, प्रोसीजरल है या नॉन प्रोसीजरल है, प्रोसीजरल। प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है, जिसमें हम ये भी बताते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट या टास्क हमें किस तरीके से करना। मान लिया आपको कोई प्रॉब्लम दी तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा और कैसे होगा, दोनों चीज बताई जा रही है, वो होती है प्रोसीजरल। नॉन प्रोसीजरल क्या होती है, जिसमें हम केवल ये बताते हैं कि सॉल्यूशन क्या आएगा, कैसे आएगा, उससे मतलब नहीं। तो रिलेशनल अलजेब्रा हमारे पास एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होती है। कैसी लैंग्वेज है, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। और नॉन प्रोसीजरल कौन सी होती है, रिलेशनल कैलकुलस। रिलेशनल कैलकुलस, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। रिलेशनल कैलकुलस जो होती है हमारे पास वो नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। अब जब हम प्रोसीजरल में बात कर रहे हैं रिलेशनल अलजेब्रा की, तो इससे मेनली क्वेश्चन आते हैं इसके ऑपरेटर से रिलेटेड। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है यूनियन माइनस इंटरसेक्शन, ये जो है रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेटर है। इनको 2 कैटेगरी में हमने बांटा, बेसिक या फंडामेंटल ऑपरेटर, ड्राइव्ड या एक्सटेंडेड ऑपरेटर। बेसिक में भी हमारे पास 2 कैटेगरी होती है, एक यूनरी ऑपरेटर होते हैं और एक बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। यूनरी ऑपरेटर वे वाले ऑपरेटर होते हैं जो एक ही टेबल पे काम करते हैं, जैसे हमारे पास सिलेक्शन, प्रोजेक्शन और रीनेम, तो वो हमारे पास यूनरी होते हैं। सिलेक्शन, सिलेक्शन का सिंबल क्या होता है, S फॉर सिलेक्शन, S फॉर सिग्मा,
ठीक है, तो हम सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं। एक होता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन P फॉर प्रोजेक्शन और P फॉर पाई, पाई से डिनोट करते हैं। एक होता है रीनेम, रीनेम का सिंबल R फॉर रीनेम, R फॉर रो, तो रो से डिनोट कर देते हैं। जो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं वो हमारे पास इसमें कौन कौन से होते हैं, बाइनरी कर रहे हैं हम तो एक यूनियन हो गया, ठीक है, यूनियन को U से डिनोट करते हैं। एक कार्टिजन प्रोडक्ट होता है जिसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, और एक सेट डिफरेंस होता है, सेट डिफरेंस मतलब माइनस, सेट डिफरेंस या माइनस। तो देखो ये जो माइनस है ये रिलेशनल अलजेब्रा का एक बाइनरी ऑपरेटर है, ये यूनियन जो है ये भी रिलेशनल अलजेब्रा का एक बाइनरी ऑपरेटर है। आप फंक्शन वाला साइन हटा दिया। इंटरसेक्शन जो होता है वो ड्राइव्ड ऑपरेटर में आता है। ड्राइव्ड में हमारे पास एक होते हैं जॉइन होते हैं, जो जॉइन लगाते हैं, जॉइन का सिंबल इस तरीके से होता है हमारे पास। जॉइन के बाद एक होता है डिवीजन और एक होता है हमारे पास इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास जो है रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेटर्स हैं, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है विच वन इज नॉट ए रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर, तो फिर भी आपका आंसर क्या हो जाता, काउंट हो जाता, वो रिलेशनल अलजेब्रा का ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे काउंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं हमारे पास, एग्रीगेट फंक्शन में आपको ध्यान रखना कोई भी एग्रीगेट फंक्शन बिना पैरामीटर के नहीं चलता, हर एग्रीगेट फंक्शन में पैरामीटर जरूर होगा। यानी अगर आप लिखोगे कि सेलेक्ट काउंट, ये आपने लिखा फ्रॉम EMP, मान लिया एक टेबल का नाम है, तो ये क्वेरी नहीं काम करेगी, ये क्वेरी नहीं चलेगी, ठीक है। अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम EMP, तो ये क्वेरी हमारे पास चलेगी, ठीक है। अगर हम हमारे पास EMP टेबल में मान लिया ID नाम का एक कॉलम है, तो हमने लिखा सेलेक्ट काउंट ID फ्रॉम EMP, तो ये क्वेरी भी हमारे पास चलेगी, ठीक है। एक कॉलम है मान लिया सिटी नाम का, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेलेक्ट काउंट सिटी, ठीक है, फ्रॉम EMP, तो ये वाली क्वेरी भी चलेगी। अगर मैं इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट काउंट, मान लिया 1 लिख दिया फ्रॉम EMP, तो ये क्वेरी चलेगी या नहीं चलेगी, ये भी चलेगी, ठीक है। केवल जो खाली है हमारे पास ये वाली नहीं चलेगी, पैरामीटर देना जरूरी है। इनमें क्या डिफरेंस है स्टार लिखने में और कॉलम के नाम लिखने में, देखो स्टार लिख रहे तो ये बताते हैं हमारी टेबल में कितनी नंबर ऑफ रोज है टेबल में, ठीक है। इसको किसी कॉलम से मतलब नहीं, पूरी टेबल की बात करते हैं। जब काउंट स्टार लिखेंगे तो उस टेबल में कितनी रोज है ये हमें बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नल वैल्यू या नॉन नल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। जब हम काउंट ID या काउंट सिटी इस तरीके से लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये ID लिखा, तो ID वाले में कितनी नॉन नल वैल्यूज है या सिटी वाले में कितनी नॉन नल वैल्यूज है। तो यहाँ पे रो काउंट नहीं करता, नॉन नल वैल्यूज, अगर नल वैल्यू आ रही उसको नहीं काउंट करेगा वो, ठीक है। यहाँ पे आप 1 2 3 4 कोई नंबरिंग करके रख सकते हो, तो ये नंबरिंग उसको रिप्लेस कर देती है हमारे पास। तो हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे काम करते हैं इन पे। तो मैं आपको यहाँ पे SQL ओपन कर लेता हूँ और आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं इनका। को हमने यहाँ पे एक डेटाबेस ओपन कर लिया जो हमने कल करा था, यूज SP शर्मा जी, ये लिख लिया। इस डेटाबेस में टेबल्स थी हमारे पास, वो देख लेते हैं। कस्टमर वाली टेबल पे हम काम कर रहे थे, EMP वाली टेबल देख लेते हैं। इसमें क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ठीक है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कस्टमर वाली ले लेते हैं। ये वाली टेबल है हमारे पास। इस टेबल के अंदर हमें ये जो एग्रीगेट फंक्शन है ये लगाने हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सेलेक्ट काउंट फ्रॉम कस्टमर, क्या आंसर आएगा बताओ, आउटपुट क्या आएगा इसका, एरर आएगी,
ठीक है, क्योंकि हमने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया तो एरर आ गई। अगर मैंने इसमें यहाँ पे स्टार लगा दिया तो इसके अंदर कितनी रो है हमारे पास, 5 रो है, तो हमारे पास 5 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं मान लिया सीटी जो है इसकी पुष्कर की सीटी नल कर देता हूं, क्या कमांड लिखूंगा अगर मुझे पुष्कर की सीटी नल करनी है, बताओ कमांड क्या लिखी जाएगी, बोलो जल्दी से। अपडेट लिखे, अपडेट टेबल का नाम क्या है, कस्टमर। सेट करेंगे किसको, सीटी को, कितनी कर देंगे सीटी को, हाँ नल, ये लिख दिया। अच्छा, CID इक्वल टू 103, ये हमने यहाँ पे कर दिया। तो देखो क्या आ गया, इज पे आ गया गड़बड़, क्योंकि इज जो है कब लगती है, वेयर के बाद लगता है, ऑपरेटर है। इज नल और इज नॉट नल कल बताया था आपको। अब हमें यहाँ पे नल करनी है इसको, तो यहाँ पर हम इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू असाइन करनी है। अब हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके देख लो, तो हमारे पास ये नल वैल्यू हो गई। जब कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन में इज ऑपरेटर आइडेंटिटी में यूज करते हैं इज और इज नॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पर बेटा अब हमारे पास, मैं यहाँ पे ये करता हूँ, ये बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। सेलेक्ट काउंट और सिटी कर दिया मैंने, तो क्या आउटपुट आएगा, 4 आ जाएगा, 4 आएगा, नो नल वैल्यू। ठीक है, और अगर मैं सी नेम कर देता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, 5, उसमें 5 है वैल्यूज। अच्छा अब क्या बेटा, 3 टाइप कर दिया, तो कितना आएगा, 5 आएगा। ये 3 टाइप करने का मतलब क्या है, 1 टाइप कर लो, 3 कर लो या 30 कर लो, ठीक है, तो भी 5 ही आएगा, या 1000 कर लो तो भी 5 ही आएगा। अगर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो पहले वाला कॉलम है, इस कॉलम में 101, 102, 103, 4, 5 ये लिखा, इन सब की जगह उसने क्या कर दिया, उसने 3 3 लिख दिया। अब कितनी वैल्यू होगी हमारे पास, टोटल 5 होगी, सारी वैल्यू भरी गई वहां पर। ठीक है, तो जब भी आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू का यूज कर रहे हैं, तो न्यूमेरिक वैल्यू उतनी बार रिपीट हो जाती है जितनी बार हमारे पास जितनी रो है। ठीक है, और उतनी बार मतलब लिखेंगे तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज जितनी भी बनी हुई है मतलब टेबल में, टेबल की कार्डिनेटी दिखाएगा। तो जैसे अभी हमने बात करा था कि आप अगर देखो एक एग्जांपल ये समझ लो, अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट सम करता हूं, वो सम में 3 कर दिया, फ्रॉम कस्टमरी कर दिया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट है क्या आएगा, इसका आउटपुट जैसे हमारे पास बेटा ये बना हुआ है, यहाँ पे ये ले लेते हैं, अब दिख रहा है ना, हाँ। अगर मैंने लिखा यहाँ पे सेलेक्ट सम और 3 फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, तो जो कस्टमर वाली टेबल है उसमें 3 3 3 हर रो में 3 हो गया। ठीक है, जो कॉलम है हमारे पास एक 3 3 का आ गया, कितनी रो थी उसमें, 5 थी, तो अब इनका सम निकालेगा, वो कितना होगा, मतलब जो वैल्यू ये लिखी हुई इसमें नंबर ऑफ रोज उसकी कार्डिनलिटी से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आंसर आएगा 15। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आप मुझे बताओ सम 8, तो सम 8 का मतलब क्या होगा, 8 इंटू 5 हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा। ठीक है, सम 1 लिख दिया तो क्या आंसर आएगा, सम 1 लिखने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा, 1 इंटू 5। इसका मतलब 1 2 3 का मतलब ये नहीं होता कि पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब होता है जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई वो उतनी बारी रिपीट हो जाएगी, वो कार्डिनलिटी के साथ काम करेगी। अब तो चाहे सम हो, एवरेज हो, मैक्स हो, मिन हो, काउंट हो, किसी में भी हो, सब में यही रूल होता है। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे सम पे ये लिखा तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर 15 आ गया है। यहाँ पे हम इसको वो कर लेते हैं, ठीक है, ये रफ कर देते हैं। आंसर हमारे पास कितना आ गया, 15 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर आ रहा ना, हाँ।
तो 15 हमारे पास आंसर आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि भाई CID लिखता हूं, तो CID के अकॉर्डिंग 515, 101, 102, 103 ये ऐड हो गई हमारे पास। इसी तरीके से अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे 5 लिख के मैक्स का लगाता हूँ, 1 लिख के ही कर देता हूँ, 1 लिख के मैक्स लगाऊंगा, तो क्या आंसर आएगा? 105 आएगा या 5 आएगा या 1 आएगा या कुछ और आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। क्या आएगा बेटा? तन्नू क्या बोल रहे हो? 1 आएगा। हाँ, मैक्स करो या मिन करो, ये आंसर 1 आएगा। बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन पे इसीलिए होते हैं, वो सोचते हैं 1 का मतलब पहला कॉलम, 2 का मतलब दूसरे कॉलम की बात हो रही, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप एवरेज भी निकालोगे तो एवरेज भी हमारे पास क्या आएगा? 1 ही आएगा भाई, 1 पे तो 1 ही चलेगा। और एवरेज बेसिकली हमारे पास फ्लोटिंग में आता है, तो 1.000 ऐसे आ गया। अगर यही एवरेज हमें CID का निकालना है तो CID लिख देंगे, उसके अकॉर्डिंग एवरेज 103 निकल के आ गया। ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, किस तरीके से हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन काम करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे। हाँ बेटा बोलो। अगर हम किसी भी फंक्शन में न्यूमेरिक देते हैं तो वही मतलब न्यूमेरिक पे ही काम होता है, टेबल पे किसी डेटा पे काम नहीं होता। हाँ, टेबल पे काम नहीं होता, डेटा पे नहीं काम होगा, लेकिन टेबल पे फर्क पड़ेगा। ठीक है भाई, अगर मैंने यहाँ पे EMP या कस्टमर लिखी तो उस टेबल में कितनी रो है वो टेबल से काउंट करी जाएगी। वो न्यूमेरिक डेटा कितनी बार काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये कौन बता रहा? वो टेबल बता रही है। ठीक है, तो टेबल का नाम आपको लिखना पड़ेगा, बिना टेबल के नाम नहीं करेंगे वहां पे। तो कितनी बार चलेंगी उसकी कार्डिनलिटी सेट करेगी हमारे पास टेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए क्या आएगा? व्हाट इज द कार्डिनलिटी, What is the cardinality of relation having 500 टपल एंड 50 एट्रीब्यूट? 500 टपल है और 50 एट्रीब्यूट है एक टेबल के अंदर। इसका मतलब क्या है? रिलेशन का मतलब क्या होता है? टेबल है, और 500 टपल का मतलब उसमें 500 रोज है, एट्रीब्यूट का मतलब इसका कॉलम है। तो जितनी नंबर ऑफ रोज होती हैं वो क्या कहलाती है? कार्डिनलिटी कहलाती है। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ टपल्स या रोज। ठीक है, और डिग्री अगर पूछी जाए तो डिग्री होती है नंबर ऑफ कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स, वो कहलाती है हमारे पास डिग्री। तो अगर डिग्री पूछते तो 50 आंसर होता, कार्डिनलिटी पूछी तो क्या आंसर होगा? 500 आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। Which of the following is not an appropriate approach of database management system? ये बाहर है, छोटा करते हैं। बताओ, which of the following is not an approach of database management system? अब यहाँ पे देखो, अगर मान लिया कभी कभी हमें कॉमन सेंस से भी काम करना पड़ जाता है। क्या आंसर बता रहे बेटा आप? इसको ओपन कर लेता हूँ, एक मिनट। आपकी आईडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है? हाँ सही आ रहा ना, चलो बैकग्राउंड। Which of the following is not an approach of database design? क्या ए बताया आपने आंसर है? किसने बताया? ए, मोनिका ने। इनसाइड आउट। अच्छा, एक चीज देखो, पहले यहाँ पे हम एलिमिनेट, हम मान लिया हमने ये सोच रहे हैं हमें नहीं आता, हमने नहीं पढ़ा, तो ऑप्शन से ही देखो क्या हो सकता है आंसर। एक आ रहा इनसाइड आउट, टॉप डाउन, अप डाउन, बॉटम अप। ठीक है, तो एक चीज देखो, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं या नहीं लग रहे आपको? टॉप का मतलब भी अप ही होता है। ठीक है, टॉप डाउन बोल दो या अप डाउन बोल दो, एक ही बात है। यहाँ भी डाउन, यहाँ भी डाउन, ये तो चलो अपोजिट है, बॉटम टू अप जाना हमें। ठीक है, बॉटम टू अप का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, टॉप टू डाउन का मतलब है हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो आपने ये टॉप डाउन और बॉटम अप के नाम सुने होंगे, सुने हैं?
भाई सी प्लस प्लस कौन सा अप्रोच फॉलो करती है? बॉटम अप। बॉटम अप सी प्लस प्लस में यूज करते हैं हम, और सी लैंग्वेज में टॉप टू डाउन, जो स्ट्रक्चर बेस पे काम करती है। अच्छा, और ये जो अप डाउन होता है कि जब ये दोनों एक जैसे, तो इन दोनों में से कोई ना कोई हमारे पास आंसर होना चाहिए, एक जो नहीं है, क्योंकि ये तो एक ही चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है, इन्हीं को एलिमिनेट करनी। ये और ये दोनों तो बिल्कुल अलग ही चीज है, इनका तो कोई वो नहीं है। तो अप डाउन और टॉप डाउन एक ही जैसी हैं, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब बताओ कौन सा हो सकता है, टॉप डाउन या अप डाउन? अप डाउन फिर तो मुझे टॉप डाउन तो सुना ही है। टॉप डाउन तो होता ही है। टॉप डाउन तो आप पढ़ते ही हैं, सब में टॉप डाउन लिखा होता है। बेसिकली अप्रोच टॉप डाउन होता है, अप डाउन नहीं होता। ठीक है, तो अब इसका आंसर ये होगा। अब हमें कंफ्यूजन इस पे हो रहा था, ये इनसाइड आउट अप्रोच क्या है। ठीक है, तो कुछ डेटाबेस होते हैं जो इनसाइड आउट अप्रोच फॉलो करते हैं। जैसे एक होती है हमारे पास क्वेरी लैंग्वेज होती है, एक आपने नाम सुना होगा साइबेस, हम नाम यूज करते हैं, और इनग्रेस यूज करते हैं। तो उस तरह के डेटाबेस जो है इनसाइड आउट का अप्रोच फॉलो करते हैं। इनसाइड आउट के अप्रोच में क्या होता है, ये बिजनेस में भी काम करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, वहां पर भी बिजनेस मॉडल में भी इनसाइड आउट अप्रोच फॉलो करी जाती है। इनसाइड आउट का मतलब ये होता है जो बिजनेस की पॉलिसी है या अंदर की चीज है, किसी भी चीज की, ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनको स्ट्रॉन्ग बनाना, उनको डिफेंड करना, ये मेन चीज होती है। ठीक है, जैसे मान लिया आप किसी भी बिजनेस में, मान लिया आपने कहीं से प्रोडक्ट खरीदा, तो आपको प्रोडक्ट में कुछ कमी लगी, तो आप उसके कस्टमर केयर पे भी बात करते हो ना, तो कस्टमर केयर अपने प्रोडक्ट की बताता है, नहीं जी ऐसे ऐसे, अपनी सही चीजें बता के चलता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो मतलब अपनी कंपनी की पॉलिसीज की पे को डिफेंड करेगा, उस पे काम करेगा पहले। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम इनसाइड आउट, मतलब पहले अपने अंदर से लेके काम करेंगे, जो कंपनी के अंदर पॉलिसीज बनेंगी उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बाहर काम जाएगा। सेम अप्रोच डेटाबेस में होती है। तो जो इनसाइड आउट अप्रोच होती है डेटाबेस में, उसमें ये कहा जाता है कि जो हम डेटाबेस बना रहे हैं वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कि हम उसमें जो फाइनल एंड यूजर यूज करेंगे उनके लिए सहूलियत हो। तो हमें इस अप्रोच पे काम करना कि हमारे जो एंड यूजर है, एंड यूजर उसको इफिशिएंसी यूज करें। तो हमें स्ट्रॉन्ग चीजें कहां पे रखनी, इनसाइड। ठीक है, किस तरह से हम उसकी इंडेक्सिंग पे काम करें कि सर्चिंग इजी हो जाए, फास्टर हो जाए। तो ये अप्रोच जो काम करता है, जिसमें इंडेक्सिंग वगैरह भी हम सब यूज करते हैं, तो वो इनसाइड आउट अप्रोच होता है। एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास ये भी आ जाता है जनरलाइजेशन के बारे में और स्पेशलाइजेशन। दो टर्म यूज होती हैं, एक होती है हमारे पास जनरलाइजेशन और एक स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, ठीक है, जब हम बात करते हैं, एक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होता है, एक ईआर मॉडल होता है, एक हमारे पास एक्सटेंडेड होता है कि हम एक्सटेंडेड ईआर मॉडल या आरडीबीएमएस यूज करते हैं। तो उनके अंदर हम ये टर्म यूज करते हैं जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन। ठीक है, तो एक्सटेंडेड ईआर या इनहांस इन ईआर मॉडल में हम यूज करते हैं। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये बताइए इनहांस ईआर मॉडल जो होता है उसमें कौन सी अप्रोच फॉलो करी जाती है या कौन सी टर्म, तो एक जनरलाइजेशन होती है, एक स्पेशलाइजेशन होती है और एक एग्रीगेशन होती है। तो इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन होते हैं कि आपको ये बताना जनरलाइजेशन टॉप टू बॉटम काम करता है या बॉटम टू अप करता है, या स्पेशलाइजेशन कैसे काम करता है। तो देखो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन बार बार आते हैं, नेट वगैरह में भी पूछे जाते हैं। तो इनको याद करने का सिंपल तरीका, एक प्रोटोकॉल होता है एचटीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एचटीपी हम उसमें भी यूज करते हैं, बेसिकली नेटवर्किंग वगैरह में वहां पर यूज करेंगे हम। ठीक है, स्पेलिंग ट्री प्रोटोकॉल होते हैं वहां पे, एक एचटीपी फिर उसका आरएसटीपी। तो हम ऐसे समझो कि ये जो है एचटीपी है, क्या है, एस मतलब स्पेशलाइजेशन, टी मतलब टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टी का मतलब हो गया टॉप टू बॉटम।
तो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन में मेन डिफरेंस है टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप का। जो स्पेशलाइजेशन है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करता है, जो जनरलाइजेशन है वो बॉटम टू अप अप्रोच फॉलो करता है। ठीक है, इस अप्रोच पे काम करता है, मतलब मल्टीपल स्मॉल एंटिटीज को लेकर ये एक बड़ी एंटिटी बनाने पे काम करेगा। ये एक बड़ी एंटिटी को छोटी छोटी एंटिटीज में तोड़ने का काम करता है स्पेशलाइजेशन। एग्रीगेशन क्या होता है? एग्रीगेशन में एक रिलेशनशिप जो है वो एक एंटिटी का काम करती है किसी दूसरी रिलेशनशिप के लिए। मतलब हमारे पास इस तरह से है कि एक एंटिटी यहाँ पे है E1 और एक एंटिटी है E2। इन एंटिटी के बीच में एक रिलेशनशिप बनी हुई है R। अब एक एंटिटी और आ गई E3। इस E3 का इसके साथ हमें रिलेशनशिप करनी, तो हमने इसको क्या कर दिया, एक एंटिटी बना दिया और इसके साथ ऐसे रिलेशनशिप यहाँ पे जोड़ दी, एक रिलेशनशिप R2 कर दी यहाँ पे R1। तो ये जो हमारे पास बना कि एक रिलेशनशिप एज ए एंटिटी का काम कर रही, वो किसमें करती है? एग्रीगेशन में। तो ये मॉडल जो होते हैं ये हमारे पास कहलाता है इनहांस ER मॉडल। ठीक है, उसमें एग्रीगेशन, स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन का यूज करा जाता है। तो यहाँ पे अप्रोच हमारे पास अप डाउन हो जाएगी जो नहीं यूज करी जाती, बाकी अप्रोच हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ ट्रांजैक्शन के बारे में पूछा गया है कि ट्रांजैक्शन में हमारे पास कौन सी ये एसिड प्रॉपर्टी होती है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। ये शुरू में एक बच्चा आया था सूरज, अच्छा अब नहीं है, आज शुभम भी नहीं आया है क्लास में। हाँ पंकज बोलो, बताओ क्या बता रहे थे भाई आंसर। ड्यूरेबिलिटी है, बी वाला आंसर हो जाएगा। एसिड की फुल फॉर्म होती है एटोमिसिटी, यानी कोई ट्रांजैक्शन या तो कंप्लीट होगी या नहीं होगी। कंसिस्टेंसी का मतलब ऐसा डेटाबेस जो एटोमिसिटी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी को फॉलो करता हो। आइसोलेशन मतलब कोई ट्रांजैक्शन अगर अकेली हमारे पास सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रही तो वो मल्टीपल, मतलब सीरियल और नॉन सीरियल में दोनों तरीके से सही तरीके से एग्जीक्यूट होगी। और ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि जब तक डेटाबेस में कोई चेंजेस ना किया जाए एक्सटर्नली, चाहे हार्डवेयर के थ्रू या सॉफ्टवेयर के, तब तक उसमें कुछ चेंजेस ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर बी वाला। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 51 पे। इसमें कहा गया है DBMS का कौन सा वैलिड कैटेगरी नहीं है। कौन से टाइप का? रिलेशनल डेटाबेस होता है, हायरार्किकल डेटाबेस भी होता है। ठीक है, मॉडल के बारे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो होता है, पढ़ा तो था है भाई। सीक्वेंशियल नहीं होता है हमारे पास। हायरार्किकल तो हमारे पास सबसे पहला है। रिलेशनल RDBMS पढ़ी रहे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हमने बात करी थी, पढ़ी थी। ठीक है, तो हमारे पास जो मॉडल है ये हमारे पास सीक्वेंशियल वाला इसमें नहीं होगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है की के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, जो डेटाबेस में हम की यूज करते हैं टेबल में, बताइए क्या आंसर होगा, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स है ये बताना। पहले हाँ बेटा बोलो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो अप्रोच होती है, कैटेगरी एक्सप्लेन कर दो बेटा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड शिवानी हमारे पास मॉडल भी होता है, हमने अभी एक मॉडल पढ़े थे, रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल। ठीक है, जो हमारे पास डेटाबेस के मॉडल होते हैं, मेन कैटेगरी रिकॉर्ड बेस और ऑब्जेक्ट बेस होती है। ठीक है, और वहां पर बात करी थी, जहां पे रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वहां पे रिकॉर्ड बेस काम करेगा, जहां पे हम किसी ऑब्जेक्ट को, रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट को लेकर बात करते हैं तो वहां पे ऑब्जेक्ट बेस होती है। और एक डेटाबेस का मॉडल, जैसे हमारे पास हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, ER मॉडल, इनहांस ER मॉडल, रिलेशनल मॉडल और ऐसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमने पढ़ाया था जो टेबल बनेंगी उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगी वो किस तरह, पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप वो फॉलो करेंगे, उनमें इनहेरिटेंस फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो जो टेबल जैसे फॉरेन की वगैरह बनाते हैं हम रिलेशनल में, तो फॉरेन की में भी पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप है। तो जो भी डेटा रहेगा हमारे पास वो इनहेरिटेंस को भी फॉलो करेगा, रीयूजेबिलिटी हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो है पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह, ये सारे कॉन्सेप्ट जो नॉर्मल
नॉर्मली होते हैं उसके सारे कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज होते हैं डेटाबेस में। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट यही होता है जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में करते हैं कि पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप बनेगी। जो भी डेटा होगा हमारे पास, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि हम एमएस एक्सेस में बात करते हैं, तो एमएस एक्सेस में जितने भी हमारे पास चीजें बनती हैं, चाहे वो रिपोर्ट बन रही, टेबल बन रही, क्वेरी बन रही, क्विज बन रही, तो सारी की सारी जो है फॉर्म वगैरह सब एज ए ऑब्जेक्ट काम करते हैं। तो जो डेटाबेस है उसमें हर एंटिटी एज ए ऑब्जेक्ट काम करती है। जो ईआर मॉडल होता है उसमें टेबल को क्या बोलते हैं हम, एंटिटी बोलते हैं। यहाँ पर सब ऑब्जेक्ट कहलाएंगे कि कोई चाहे एक टेबल बनाओ, व्यू बनाओ, इंडेक्स बनाओ, डेटाबेस बनाओ, सब चीज क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी। ठीक है, और उन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज भी होंगी और उनके कुछ मेथड्स एक्शन भी परफॉर्म करे जाते हैं। वो मॉडल हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल कहलाते हैं। एक और क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो। डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या मेजर डिफरेंस होता है? मेजर डिफरेंस ये है कि डीबीएमएस कुछ भी हो सकता है, ऐसा सिस्टम जहां पे डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, डीबीएमएस जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक, जब हम इसमें यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक बोल देते हैं, नहीं तो हमारे पास हो गई डीबीएमएस। हमारे पास एक ऐसी अप्रोच है या ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, वो डीबीएमएस है, चाहे वो डेटा कैसा भी डेटा हो। जैसे एमएस वर्ड भी आप यूज कर रहे, एक्सेल भी आप यूज कर रहे, नोटपैड भी यूज कर रहे, उसमें भी तो डेटा लिख रहे हो। ठीक है, उनकी भी जो फाइल बन रही है वो भी डीबीएमएस है। ठीक है, एमएस एक्सेस का सॉफ्टवेयर हो गया या हमारे पास बेसिकली एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, ये भी। ठीक है, और आरडीबीएमएस में मेन डिफरेंस ये है कि इसमें डेटा टेबल की फॉर्म में जाएगा। क्या बोल रहे हो पंकज, समझ में आया भाई? कि जो हमारे पास आरडीबीएमएस होगा उसमें डेटा टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, डीबीएमएस में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, डीबीएमएस का ही एक टाइप है आरडीबीएमएस, हम यूज करते हैं बेसिकली आजकल। तो जैसे यूज कर रहे हम हडूप वगैरह यूज कर रहे हैं, तो नो एसक्यूएल यूज कर रहे या बिग डेटा यूज कर रहे, तो उसमें टेबल की फॉर्म में डेटा लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो वो नॉर्मल डेटाबेस डीबीएमएस है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 52 पे आओ, इसका आंसर बताइए क्या होगा। पहले वाले को देखते हैं, हमें बताना है यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। पहले स्टेटमेंट में कहा ए रिलेशन या टेबल में है मल्टीपल सेकेंडरी की। स्टेटमेंट सही है गलत? सेकेंडरी की का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट की। ठीक है, ऐसी कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं बन पाई उनको बोलते हैं हम अल्टरनेट की या सेकेंडरी की। तो एक टेबल में मल्टीपल अल्टरनेट की या सेकेंडरी की हो सकती है। मान लिया एक रिलेशन है आर जिसमें ए बी सी डी ई, ये हमारे पास एट्रीब्यूट है, जिनमें से मैंने कहा जो ए है वो हमारे पास प्राइमरी की है, लेकिन कैंडिडेट की ए भी था, बी भी था और डी भी था, ये कैंडिडेट की थे। तो उनमें से ए तो बन गया प्राइमरी और ये बी और डी हो गए हमारे पास सेकेंडरी की या अल्टरनेट की। ठीक है, इनको सेकेंडरी या अल्टरनेट कहेंगे। अब यहाँ पे दूसरे में कहा कि सेकेंडरी की इज ऑल्सो ए कैंडिडेट की। जो सेकेंडरी की होती है वो कैंडिडेट की भी होती है क्या, बताओ? बिल्कुल, कैंडिडेट की में से प्राइमरी निकली, उसी में से सेकेंडरी निकली। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अच्छा, यहाँ पे देखो इसमें कहा थी वैल्यू ऑफ प्राइमरी की कांट बी नल। तो प्राइमरी की डेफिनेशन में ये है कि नल नहीं हो सकता और हमारे पास यूनिक होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आंसर बचा आपका सी वाला। ये कह रहा है सुपर की सेटिस्फाई द मिनिमलिटी कंडीशन। ये गलत है, मिनिमलिटी नहीं होता, मैक्सिमलिटी होता है। सुपर की मैक्सिमलिटी की कंडीशन देता है और मिनिमलिटी की कंडीशन जो है कैंडिडेट की होती है। अगर यहाँ लिखा होता कैंडिडेट की सेटिस्फाई द मिनिमलिटी कंडीशन तो सही था।
अब देखो ये मिनिमम सुपर की क्या होती है, जैसे ये कैंडिडेट की है तो कैंडिडेट की के साथ कुछ भी ऐड कर दो, सब जो भी बनेगा वो सब सुपर की है। जैसे ए हमारे पास एक कैंडिडेट की है तो मैं ए के साथ ए बी लिखूं, ए सी लिखूं, ए डी लिखूं, ए ई लिखूं, यानी ए के साथ कुछ भी लगा दो, ए बी सी, ए सी, ए बी डी, ए ई डी, ये सब क्या है हमारे पास, सब सुपर की बनते हैं। तो सुपर की का मिनिमल सेट कैंडिडेट की होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। इसमें बताना हमें ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। पहले में कहा है कि ए रिलेशन में हैव मोर देन वन फॉरेन की। एक रिलेशन में एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती है क्या, ठीक है। एवरी कैंडिडेट की इज ए प्राइमरी की, हर कैंडिडेट की एक प्राइमरी की होती है। फिर कहा प्राइमरी की इज नॉट ए कैंडिडेट की, प्राइमरी की कैंडिडेट की नहीं होती। और कैंडिडेट की इज मैक्सिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट हुज वैल्यू आर यूनिक। ये 4 स्टेटमेंट दिए, इसमें से ट्रू बताना हमें कौन सा होगा। तो पहले अभी देखो कैंडिडेट की वाले की बात करी हमने कि कैंडिडेट की मैक्सिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है क्या, सही है, नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट है, मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है। अच्छा, प्राइमरी की इज नॉट ए कैंडिडेट की, सही है गलत है, गलत है। प्राइमरी की कैंडिडेट से ही तो मिलके बनी भाई, कैंडिडेट में से ही तो एक प्राइमरी बनी है। तो क्या प्राइमरी की भी एक क्या होती है, कैंडिडेट की ही होती है, ठीक है। ये इसने गलत कहा। अब ये कहा एवरी कैंडिडेट की इज ए प्राइमरी की, हर कैंडिडेट तो नहीं होगी, उनमें से कोई एक, ठीक है। कैंडिडेट की कितनी भी हो सकती है, प्राइमरी एक ही होगी। तो ये हमारे पास ये भी गलत है। अच्छा, अब इसमें कहा है ए रिलेशन में हैव मोर देन वन फॉरेन की, ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास सही है। एक रिलेशन में एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक रिलेशन की पेरेंट टेबल एक ही हो, ठीक है। एक टेबल की पेरेंट टेबल एक ही हो, मल्टीपल टेबल से उसका कनेक्शन हो सकता है। हमने देखो नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था, नॉर्मलाइजेशन में मतलब एक रिलेशन है R1 या R नाम का एक रिलेशन है, तो उस रिलेशन को हम क्या दो ही रिलेशन में तोड़ सकते हैं, R1 और R2 में, R को है भाई, दो में तोड़ सकते हैं या कितने में भी तोड़ सकते हैं, कितने में भी तोड़ सकते हैं ना। नॉर्मलाइजेशन में ये पढ़ा था हमने, R1, R2, R3 या एंड सो ऑन, कितने भी कर लो आप, ठीक है। तो जब भाई हम ये तोड़ेंगे तो इनके बीच में हमें रिलेशनशिप भी तो बनानी पड़ेगी, तभी तो हम ज्वाइन कर पाएंगे वापस से। तो वो ज्वाइन हमारे पास मल्टीपल टेबल्स के साथ भी हो सकता है। मतलब R1 मान लिया हमारे पास एक चाइल्ड टेबल है, इसका एक कॉमन कॉलम इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी। जब यहाँ से डेटा निकालना हो तो इनको कर दो, इसमें करना हो तो इसमें कर दो, ठीक है। तो हमारे पास जो है इस तरीके से हमारे पास यूज होता है। एक हम पढ़ते हैं इसमें कि हमारे पास लॉसलेस होना चाहिए, लॉसलेस ज्वाइन होना चाहिए जब हम इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। और हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो प्रिजर्व होकर रहनी चाहिए, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बस हमारे पास हो जाएगा। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में जो पढ़ाई जाती है, तो ए वाला आंसर इसमें हो जाएगा। 54 नंबर पे आते हैं। सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये, तो बताओ क्या आंसर होगा। क्या नाम तुम्हारा बेटा, हर्षित कुमार की आईडी क्या नाम, तुम नीरू है क्या? हाँ बेटा बताओ क्या आंसर हो। लो पूरा नहीं दिख रहा, अभी रुक जाओ, अब देखो अब आ रहा है पूरा। चलो अब हमने लाइव क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कर दिया कि लैपटॉप पे भी चल जाएगा, ठीक है। लाइव वाली क्लास चल जाएंगी, वैसे नहीं चलेंगी, लाइव वाली आप देख सकते हो। बताओ क्या होगा। लो मेरा हो जाता है।
हमें बताना है यहाँ पर ऐसे कस्टमर की डिटेल निकालनी जिसका एड्रेस नहीं दिया हुआ। तो एड्रेस यहाँ पे ये देखो, इतना तो सब में सेम ही लिखा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर, सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर, ये सब में सेम लिखा हुआ। और एड्रेस के बाद क्या होना चाहिए, एड्रेस इज नल, नहीं दिया हुआ है तो नल लिखते हैं। एम्प्टी या नो एड्रेस या इक्वल टू नल नहीं होता। इक्वल टू कब लगता है, जब हम अपडेट कर रहे हैं तो असाइन करने में होता है, सेलेक्ट में हमारे पास इज से होता है, इज या इज नॉट को लगा के करते हैं। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। मैचिंग करनी है बेटा ये। चलो बताइए, आप यहाँ पे मैच करते हैं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होती है? रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, यानी इसके साथ अभी बताई थी। रिलेशनल कैलकुलस कैसी होती है? नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। जनरलाइजेशन क्या होता है? बॉटम अप। स्पेशलाइजेशन एसटी यानी टॉप डाउन अप्रोच। कौन सा आंसर हो गया सही? ए वाला हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाले का क्यू, सेकंड वाले का पी, थर्ड वाले का एस और फोर्थ वाले का आर। ठीक है, ये हो गया। इनके बारे में देखो, ये जो रिलेशनल कैलकुलस होती है ये भी 2 टाइप की होती है। रिलेशनल कैलकुलस होती है टपल रिलेशनल कैलकुलस, एक होती है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। तो जो टपल वाली होती है उसमें हम टपल को कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या रिजल्ट आता है टपल का, उस पे बात करते हैं, मतलब रो पे काम करते हैं। और जो डोमेन रिलेशनल कैलकुलस होती है इसमें हम बात करते हैं किसी एट्रीब्यूट में क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज रखी जा सकती है, यानी किसी कॉलम की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, सेट ऑफ वैल्यूज, वो डोमेन रहता है। जैसे अगर मान लिया कोई एज नाम का आपने कॉलम बनाया है और आप चाहते हो इस कॉलम में 18 से 30 के बीच की एज के बच्चे फॉर्म भर सके, फॉर्म भरवाना। ठीक है, DSSS का तो एज लिमिट 30 दी हुई है, 18 से 30 के बीच होनी चाहिए। 18 साल के बीटेक तो कर नहीं पाते, वो 20-22 के करे, 4 साल वहां पे बेकार हो गए, फालतू में ही तो दे रखी है 18 साल से। 18 साल के बच्चे बीटेक भी नहीं कर पा रहे आज तक, 20-22 के कर रहे, 4 साल यहाँ से कम करके 22 से 34 ही कर दें, वो तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन कोई समझाता ही नहीं, मानते ही नहीं। ठीक है भाई, बीटेक भी करवा रहे हैं, फिर बीएड भी करवाते हैं कितनी जगह, तो बीएड भी करो, बीटेक भी करो, सीटेट भी करो, सब 18 साल में कर लो, और 5 साल से पहले तुम्हारा क्या नहीं होगा, एडमिशन नहीं होगा स्कूल में। ठीक है, 12 साल 12वीं करने में लगी, फिर नर्सरी, यूकेजी, ठीक है, एलकेजी और ये भी करेंगे, तो 18 साल में तो 12वीं होगी, 22 साल में बीटेक होगी, 2 साल में बीएड होगी, 24 साल का हो गया, 1 साल फिर सीटेट करने में भी लगा देगा, 26 साल की एज होगी, फिर उसको 30 साल में। तो अब देखो, और एज लिमिट कर रखी 30 साल, क्या सोच रहे। तो भाई यहाँ पे जैसे हमने कहा कि एज जो है वो क्या होनी है, 18 से 30 के बीच में। तो इनका हमारे पास क्या निकलेगा, डोमेन क्या बनेगा, डोमेन मतलब इस कॉलम में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, हो सकती हैं, तो सेट ऑफ वैल्यूज, यानी 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे लेके 30 तक, ये जो सेट है ये इसका डोमेन कहलाता है। तो डोमेन डिफाइन करे जाते हैं और टपल डिफाइन करे जाते हैं किसमें, रिलेशनल कैलकुलस। 2 तरह की होती है, एक डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, एक टपल रिलेशनल कैलकुलस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें भी हमें मैचिंग करनी है। डिलीट किस टाइप की कमांड होती है, DML कमांड होती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। ड्रॉप DDL होती है। चलो जी, ठीक है। वैसे अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ज्यादा बेटर बच्चे कर लेते हैं, 1-2 अगर आपके मैच हो जाए तो फिर एलिमिनेशन से कर भी लेते हैं। ठीक है,
तो अब बताओ सेव पॉइंट कैसी होती है, टीसीएल या डीसीएल? टीसीएल, सेव पॉइंट ट्रांजैक्शन पे लगती है, ठीक है। और ग्रांट जो है डीसीएल होती है, ग्रांट और रिवोक डीसीएल में आती है। सेव पॉइंट, बिगिन ट्रांजैक्शन, एंड ट्रांजैक्शन वगैरह ये सब जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, रोल बैक, कमिट, ये सब जो है हमारे पास आती है टीसीएल में। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ये तो देख लें। डिलीट का हो गया हमारे पास, इसका भी वही हो गया, इस तरह से हो गया ऐसे। तो QPSR पहले वाला ही हो गया, QPSR ए वाले में दिया हुआ है, ठीक है।